हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, ये दुख की बात है कि हर रेसलर WWE में सफल नहीं हो पाता और बीते सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि WWE ने किसी एक रेसलर को बहुत ही ज्यादा पुश करने की कोशिश करी है, लेकिन फैंस को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 10 WWE रेसलर की बात करेंगे जिन्हें WWE ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी लेकिन बुरी तरह अनसक्सेसफुल रहे। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डेविड ओटंगा। गाइस, नेक्सस स्टेबल का एक ही मेंबर जिसे WWE ने बहुत ही ज्यादा पुश किया था वो थे डेविड ओटंगा। ओटंगा ठीक ठाक दिखते थे और वो WWE से बाहर सिंगर जेनिफर हडसन से शादी करने की वजह से फेमस थे। ओटंगा को हमेशा नेक्सस में बैरेट के बाद नंबर 2 के तौर पर दिखाया जाता था और यहाँ तक कि उन्होंने जॉन सीना के साथ भी टाइटल जीते थे। जब नेक्सस को अलग किया गया तब WWE ने ओटंगा को एक किरदार दिया जिसमें वो अथॉरिटीज फिगर के लीगल काउंसिल के तौर पर नजर आए और इससे ओटंगा की फैंस के साथ रिपोर्ट बनाने के लिए कई मौके भी मिले। दुख की बात ये थी कि ओटंगा में वो बात ही नहीं थी, क्योंकि वो जब भी नए सेगमेंट या मैच में शामिल होते थे तब फैंस को उनमें कुछ खास नहीं नजर आता था। उनके रिंग एंड परफॉर्मेंस और किरदार के असफल होने के बाद उन्हें एक कमेंटेटर बना दिया गया। एक रेसलर के तौर पर अपने समय की तरह ही इस नए रोल में भी ओटंगा को सफलता नहीं मिली और फैंस को लगने लगा कि ओटंगा मेन रोस्टर पर कमेंट्री करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। चलो बात करते हैं नंबर 2, केविन थॉर्न। केविन की WWE में उनके समय के दौरान 2 गिमिक्स मिले थे और वो दोनों ही सफल नहीं हुए थे। उनके पहले गिमिक का नाम था मॉर्डिकाई और उनका किरदार अंडरटेकर के खिलाफ था। देखने में वो अच्छा लग रहा था और WWE ने इस गिमिक को अलग बनाने के लिए काफी मेहनत करी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि लोगों की इसकी कोई परवाह नहीं थी। ये गिमिक कुछ ही महीनों में खत्म हो गया और WWE को फिर से कुछ नया सोचने की जरूरत थी। 2006 में मॉर्डिकाई नाम का ये आर्टिस्ट अब केविन थॉर्न बन चुका था और थॉर्न ECW में एक वेम्पायर किरदार था और एक बार फिर से फैंस को थॉर्न का कुछ ज्यादा खास नहीं लगे। मॉर्डिकाई और केविन थॉर्न दोनों ही किरदार के असफल होने के पीछे एक बड़ी वजह बेल बजने के बाद रिंग में उनकी काबिलियत की कमी थी और इन दोनों के किरदार की ऑरा जल्दी खत्म हो गया। लेकिन ये किरदार काम कर सकता था और शायद सफल भी हो सकता था। ये तभी सफल हो पाता अगर कोई ऐसा रेसलर निभाता जो हर तरह से काबिल हो। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, जैक स्वेगर। WWE जैक स्वेगर को कंपनी का बिग स्टार बनाने पर तुला हुआ था। जब वो पहली बार ECW ब्रांड पर दिखे तब उन्हें कंपनी के आने वाले स्टार में से एक के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा था और जल्द ही उन्होंने ECW टाइटल भी जीत लिया था। स्वेगर की इन रिंग काबिलियत बहुत अच्छी थी, लेकिन इस दौरान उनका किरदार थोड़ा फीका पड़ गया था और फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे देखे। इसके बाद 2010 में WWE ने एक बड़ा फैसला किया और स्वेगर को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस दे दिया, जिसके बाद उन्होंने क्रिस जेरिको पर कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। WWE को स्वेगर को अच्छा दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है और उनका ये रन अनसक्सेसफुल होने के पीछे ये एक भी वजह थी। अब होना तो यही चाहिए था कि अगर स्वेगर मेन रोस्टर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो WWE को उन्हें कार्ड में और नीचे कर देना चाहिए थे। लेकिन 2013 में स्वेगर ने रेसलमेनिया 29 में अल्बर्टो डेल रियो को वर्ल्ड टाइटल के लिए चुनौती दे दी। इस मैच को लोगों से कुछ खास रिएक्शन नहीं मिला और इसका कोई मतलब भी नहीं बनता था कि स्वेगर को रेसलमेनिया कार्ड पर इतने बड़े पोजीशन पर डाला जाए। स्वेगर फैंस के सबसे करीब तब पहुंचे थे जब 2014 में वो कुछ हफ्तों के लिए बेबी फेस बना दिए गए थे। उस समय उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था, लेकिन जल्द ही फैंस उससे भी बोर हो गए और उन्हें फिर से स्वेगर की किसी भी स्टोरी लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, मैथन जोन्स। मैथन जोन्स के लिए शुरुआत में रेसलमेनिया में एक खास रोल प्लान किया गया था। WWE एक स्टोरी लाइन चलाने वाला था जिसमें अंडरटेकर जोन्स के मेंटोर बनने वाले थे और उसके बाद इन दोनों का रेसलमेनिया में बिग शो और A-Train से सामना होने वाला था। जोन्स को पहले तो लोगों से अच्छा रिएक्शन मिला, लेकिन वो सिर्फ अंडरटेकर की वजह से हुआ था और WWE ने जोन्स को रेसलमेनिया से हटाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि जोन्स अभी इतने बड़े मैच के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। जब 2003 में जोन्स वापस आए तब WWE ने उन्हें एक हील के तौर पर बुक करने की कोशिश करी और यहाँ तक कि पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के साथ भी उनकी जोड़ी बनाई गई। मैथन जोन्स के लिए बुरी बात ये थी कि जब भी वो रेसलिंग करते थे तब फैंस बोर होने लगते थे और उनका रिंग का परफॉर्मेंस भी उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जोन्स को केवल उनकी बनावट की वजह से पुश किया जा रहा था और अगर WWE उनको एक किरदार देने या उनकी एक पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश करता तो शायद हालात कुछ अलग होते।
चलो बात करते हैं नंबर 5 मैसन रायन। गाइस जिस मोमेंट से मैसन रायन टेलीविजन पर दिखे तब से उनकी तुलना बैटिस्टा से होने लगी थी। रायन बिल्कुल बैटिस्टा जैसे ही लगते थे और ये बिल्कुल जाहिर था कि WWE बिल्कुल वही फार्मूला इस्तेमाल करने वाली थी जो उन्होंने बैटिस्टा को रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान स्टार बनाने के लिए किया था। बैटिस्टा की तरह दिखने के अलावा मैसन में कोई और खास बात नहीं थी। उनका किरदार बहुत सिंपल था और यहाँ तक कि सीएम पंक के साथ उनकी साझेदारी से भी उनकी और फैंस के बीच कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। WWE ने रायन को NXT में भेजकर एक समझदारी का काम किया, लेकिन वहाँ पर भी वो फैंस के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। हालांकि मैसन रायन मेन रोस्टर और NXT दोनों ही जगह अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि रायन अपने आप पर बहुत काम कर रहे थे और रिंग से प्यार भी था और इसके लिए जुनून भी। गाइस ये थे WWE हिस्ट्री के 5 रेसलर जिन्हें WWE बहुत ही ज्यादा पुश करने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो रेसलर फेल रहे। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।